आज का विषय प्रारंभ करने से पहले मैं एक कहावत कहना चाहूंगी, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो मन की पवित्रता को उतना ही महत्वपूर्ण बताया गया जितना कि तन की पवित्रता को। तो तन को पवित्र करने के लिए हम लोग जल का प्रयोग करते हैं और जल को सबसे अधिक पवित्र माना गया है और गंगा जल को तो उससे भी अधिक। तो गंगा जल की निर्मलता की तरह मन की पवित्रता को भी आका गया है। कुछ पंक्तियां कहूंगी। अल्लाह मोरे आई हैं, मोहम्मद मोरे आई हैं, आगे गंगा थाम ली, जमुना हिलोरे ले, बीचे मखड़ी बीवी फातिमा, उम्मत बलैया ले। इसी प्रकार कहा गया है, चल चल री गोरिया पी के नगरिया, चल चल री गोरिया पी के नगरिया, नदिया किनारे मोरा गांव, गंगा से जमुना का हो रे मिलनवा, नील गगन तरे मोरा छाँव। तो ये लोकगीत है और लोकगीत को हम पढ़ते हैं लोक साहित्य के अंतर्गत। लोक साहित्य का एक प्रकार है। तो आज का विषय है लोक साहित्य। तो लोक साहित्य को पढ़ने से पहले ये जानना आवश्यक है कि लोक साहित्य है क्या। तो लोक साहित्य दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक और साहित्य। लोक के बारे में ये कहा जाता है कि ये संसार, इहलोक परलोक। तो लोक का अर्थ है जन सामान्य, उस जन समुदाय से, और साहित्य समाज का प्रतिबिंब कहा जाता है। तो ऐसे समाज का प्रतिबिंब हम देखते हैं इस साहित्य में, जो वो ऐसा जन समुदाय जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है, जो अनपढ़ है। तो इसीलिए इसको अनपढ़ साहित्य भी कहा जाता है, अनपढ़ों का साहित्य भी कहा जाता है। इसका लेखक अज्ञात है, किसी ज्ञात लेखक ने इसकी रचना नहीं की है। ये मौखिक परंपरा के माध्यम से हस्तांतरित होता हुआ आगे बढ़ रहा है। किसी जन समुदाय ने कोई गीत गाया और उसके बाद दादी, नानी, मौसी, चाची के द्वारा ये गीत गाए जा रहे हैं, कहानियाँ गढ़ी जा रही हैं। तो अनपढ़ों का साहित्य होने के कारण ये मौखिक परंपरा का साहित्य है। पढ़े लिखे लोग लिखते भी हैं और लिखा हुआ साहित्य रहता है, उसे शिष्ट साहित्य भी कहते हैं और वो नियमों में बंधा रहता है। लेकिन लोक साहित्य किसी नियम में नहीं बंधा, इसीलिए इसमें कृत्रिमता नहीं है, आडंबर नहीं है, कोई दिखावा बनावटीपन इसमें नहीं है। ये निरंतर परिवर्तनशील है और इसका लेखक अज्ञात है। मौखिक परंपरा के माध्यम से ये निरंतर आगे बढ़ता रहता है। लोक साहित्य लोक चेतना का साहित्य कहा जाता है, लोक जनमानस का साहित्य कहा जाता है, लोक जीवन के अनुभव का साहित्य कहा जाता है। इसमें उस जन समुदाय के रीति रिवाज, त्योहार, राग द्वेष, प्रथाएं, सभी का हम सभी के बारे में जान सकते हैं। तो लोक साहित्य ऐसा साहित्य है जिसका लेखक तो नहीं ज्ञात है, लेकिन इसको संजो कर रखने का प्रयास किया गया है। ऐसे गीत, ऐसी कहानियाँ जो कभी दादी और नानी के द्वारा कही गई थी, किसी ने ये बात कही थी, उसको हम लोग एक जगह एकत्रित करके उसको संजो कर रख रहे हैं जिससे ये नष्ट ना होने पाए। तो लोक साहित्य की परंपरा ऐसी है कि वो उस परंपरा को बनाए रखना चाहता है जो नष्ट ना हो, जो पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। हम लोग विवाह के अवसर पर, बच्चों के जन्म के अवसर पर तमाम गीत सुनते हैं। तो ये जो गीत हैं, इन्हीं को संजोने का कार्य लोक साहित्य करता है। तो लोक साहित्य के कई प्रकार हैं, लोकगीत, लोक गाथा, लोक कथा, लोक नाट्य और लोकोक्तियां, मुहावरे भी इसी के अंतर्गत आती हैं। तो पहले गांवों में नाटक भी होते थे, लोग अभिनय करते थे। तो अभिनय के द्वारा जो दिखाया जाता था लोगों के समक्ष, उसको लोक नाट्य कहा जाता है। इसी प्रकार लोक गाथाएं भी हैं, गा गा कर कहानियां सुनाई जाती हैं और दादी नानी से तो सभी ने कहानियां सुनी हैं। तो ये सभी चीजें लोक साहित्य के अंतर्गत आती हैं। तो हम सभी लोगों ने जाना कि लोक साहित्य क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं। तो अब बात आती है कि लोक साहित्य अन्य साहित्य, शिष्ट साहित्य से कैसे अलग है। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहूंगी कि जो शिष्ट साहित्य है, जो अन्य साहित्य है, वो लोक साहित्य से ही उस बना है। ये जो राम की कहानियां हैं, कृष्ण की कहानियां हैं, हम रामचरितमानस के माध्यम से, रामायण के माध्यम से जो पढ़े हैं, जो शिष्ट साहित्य है, वो देन लोक साहित्य की है। लोगों के द्वारा ही जनश्रुति के माध्यम से सुनकर लेखक ने लिखा है
और वही शिष्ट साहित्य के अंतर्गत आता है। तो लोक साहित्य की एक बहुत बड़ी भूमिका है शिष्ट साहित्य को रचने में भी। तो हमारा प्रयास है और हमारा ये दायित्व है कि हम इस परंपरा को बनाए रखें। जो गांवों में अनपढ़ लोगों के द्वारा, अशिक्षित लोगों के द्वारा बातें कही गई हैं, जो गीत गाए गए हैं, जो कहानियाँ सुनाई गई हैं, उन सभी को हम संजो कर रखें और लोक साहित्य के माध्यम से पढ़ते रहें। धन्यवाद।